मेरा नाम कविता है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में ना होने के कारण मेरा छोटा भाई और हम एक साथ मिलकर रहा करते थे। मेरी बेटी को अपने मामा से इतना प्यार था कि वो अपने मामा के हाथ से ही रात का खाना खाया करती थी। अगर मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाया करती तो वो रोने लगती थी। मामा भांजी में इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जब मैं अपने भाई के रिश्ते की बात करती तो मेरी बेटी कोई ना कोई कमी निकालकर इनकार कर दिया करती थी। एक दिन मैं अंधेरा करके अपनी बेटी के कमरे में भाई के कपड़े पहनकर चली गई। अभी मुझे उनके कमरे में आए हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी बेटी ने आते ही एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। माता पिता अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसा काम करने लगते हैं जिनके बारे में माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरा पति इस दुनिया से बहुत जल्दी ही गुजर गया था। भगवान ने मुझे एक खूबसूरत सी बेटी दी थी और मेरे ससुराल में हमारा और कोई नहीं था। मेरा भाई सुनील, जिसने हमेशा मुझे अपनी माँ समान समझा था, क्योंकि हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और शादी के बाद मैं अपने भाई को अपने साथ ही रहने ले आई थी। शादी के बाद हम जिस गांव में रहा करते थे वहाँ के पड़ोस के लोग हमें बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैं विधवा औरत थी, इसी वजह से लोग ने मुझे हर तरह के ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बल्कि एक बार तो मेरे पड़ोस में रहने वाली सरला भाभी ने एक बार मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि मेरा उनके पति के साथ अफेयर चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरे आसपास के जितने भी घर थे सभी घरों में मेरी तारीफ की जाती थी। सरला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो मुझे लोगों की नज़रों में गिराने की कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती थी। मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस करती थी। वो मुझ पर हर तरह से इल्ज़ाम लगाती थी, जिसको गांव के लोगों ने भी सच मानना शुरू कर दिया था और मुझे कैरेक्टरलेस कहना शुरू कर दिया था। हद तो तब हुई जब बात मेरी बेटी के नाम तक पहुंच चुकी थी कि ये ऐसी है तो बड़ी होकर इसकी बेटी कैसी होगी। मुझे अब अपनी बेटी की परवरिश की चिंता रहने लगी थी। ये सारी परेशानियां मेरे पति के मरने के बाद ही हुई थी। सरला ने मुझे इस कदर तंग कर दिया था। एक दिन तो बात बहुत ज्यादा हद से बढ़ गई थी। सरला ने सारे गांव में ये कह दिया था कि मैं अपने घर में गैर मर्दों को मिलने के लिए बुलाती हूँ। मुझे तो कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था। यहाँ तक भी कह दिया था कि इस घर में रहते हुए मैं अपने कम उम्र के भाई पर भी नजर रखती हूँ और गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाने के चक्कर में मैंने ही अपने पति को मार दिया है। मेरे भाई को जब ये बात पता चली तो वो कहने लगा, दीदी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हम ये सब छोड़कर कहीं चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों की ज्यादा ही बदनामी हो गई है और फिर हमें नैना का भी तो ख्याल रखना है। वो लड़की है और नहीं चाहता कि कोई हमारी नैना को अभी से ही कुछ बुरा भला कहे और उसके बचपन में ही बदनामी मिलती रहे। सरला बहुत बुरी औरत है, उसने आपकी सारे गांव में बदनामी कर दी है। अब हमारा यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। फिर हम लोग रात के अंधेरे में वो गांव छोड़कर शहर आ गए थे। जब हम शहर आए तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। मेरे भाई ने एक मकान किराए पर ले लिया था। मैंने अपने जेवर भी बेच दिए थे जो मेरे पति ने मुझे बनवा कर दिए थे। बस इसी तरह से हमने अपना गुजारा किया। धीरे धीरे मेरे भाई को शहर में अच्छा काम मिल गया और हमारे हालात बेहतर होने लगे थे। जब मेरी बेटी जवान हो गई हम लोग एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। मेरी बेटी को बहुत अच्छी सिलाई आती थी और उसने घर में ही काम करना शुरू कर दिया था और मेरा भाई लोगों के घर में पेंट करता था। हम लोग बहुत सिंपल से लोग थे और हमारा गुजारा शहर आने के बाद आराम से हो रहा था। मेरे भाई की हाइट हेल्थ इतनी अच्छी थी कि उसकी कितनी उम्र हो जाने के बाद भी वो जवान ही लगता था। मैं जब भी सुनील से शादी करने की कहती तो वो अपनी शादी के लिए इनकार कर दिया करता। कहता था कि पहले मैं नैना की शादी कराऊंगा, उसके बाद अपनी शादी कराऊंगा। मैं उसे कहती, सुनील जब तक तो तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो कहता, मुझे अपनी उम्र की कोई परवाह नहीं है। मैं हमेशा अपने भाई की तरफ से बेफिक्र रहती थी। वो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन फिर बहुत कुछ अजीब होने लगा था, इतना अजीब कि मैं हैरान रहकर परेशान रहने लगी थी। मेरी बेटी मेरे हाथ से खाना खाया करती, लेकिन कुछ दिनों से वो जिद कर रही थी कि वो खाना खाएगी तो अपने मामा के हाथ से ही खाएगी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि अचानक नैना को क्या जिद लग गई है, उसको अपने मामा के हाथ से ही खाना खाना है। फिलहाल ये बात कई दिनों तक ऐसे ही चलती रही, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। अब नैना रोज ऐसे करने लगी थी, अपने मामा के हाथ से ही खाना खाया करती थी और सुनील उसको खाना खिलाने के बहाने 2 या 3 घंटे से पहले उसके कमरे से बाहर नहीं निकलता था।
मुझे लगा कि शायद वो दोनों आपस में टीवी देखते होंगे जिसमें वो बिजी हो जाते होंगे, लेकिन जब मैं एक दिन जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कमरे में बस दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। एक दिन तो 2.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया था और मुझे गुस्सा आ गया था कि ये भी कोई टाइम है बातें करने का। आखिर रात के 2-3 बजे तक ये कौन सी इतनी बातें करता है। मैंने जैसे ही दरवाजा बजाने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और दरवाजा खुलते खुलते 10 मिनट लग गए थे। मैंने कहा, यह दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया था? तुम दोनों दरवाजा बंद कर कर अंदर क्या कर रहे हो? भला ये भी कोई तरीका है? सुनील ने कहा, दीदी दरवाजा शायद गलती से बंद हो गया। हम लोग टीवी देख रहे थे, इस वजह से हमें आवाज नहीं आ सकी। मैंने कहा, तुम लोग रात के 3 बजे टीवी देख रहे हो, ये भी कोई टाइम है टीवी देखने का? और तो और ये कोई ऑटोमेटिक दरवाजा नहीं है जहां पर कुंडी खुद ब खुद लग जाएगी। मैंने अपने भाई से कहा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आइंदा दोनों ऐसी हरकत नहीं करना। मैं अपनी बेटी को भी डांट लगाई थी। मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब वो ये किसी गलत काम में पड़ जाए और इसीलिए मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती थी। मैंने एक रिश्ते वाली से कहा हुआ था, वो मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आई थी और लड़के की माँ को भी साथ लेकर आई थी। लड़के की माँ ने मेरी बेटी को देखा और 2-3 सवाल किया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को कमरे में भेज दिया। मेरा भाई काम पर गया हुआ था, लेकिन न जाने वो काम छोड़कर कैसे घर पर आ गया था और उसने घर आते ही लड़के वालों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी और उन लोगों से कहने लगा कि ये लड़की ठीक नहीं है और ना ही इसने आपके लिए कोई नाश्ता बनाया है, ये नाश्ता सब कुछ मार्केट से आया हुआ है, उसे तो कुछ भी नहीं आता। और कहने लगा कि ये लड़की हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। अभी कुछ ही दिनों पहले उसने अपने कॉलेज टीचर का सिर फोड़ दिया था और आप यकीन नहीं करोगी भाभी जी, हमारे घर पर तो पुलिस आ चुकी थी। जैसे तैसे करके हमने केस को रफा दफा कर दिया था। वो औरत बड़ी हैरानी से मेरे भाई की तरफ देख रही थी और बार बार मुझे भी देख रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी और ये सोच रही थी कि सुनील ये क्या तमाशा बना रहा है और बोलते ही चला जा रहा है, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं थी। तभी लड़के की माँ कहने लगी, ऐसी बदतमीज लड़की से हमें रिश्ता नहीं करना, और वो बहुत सारी भली बुरी बातें सुनाकर हमारे घर से चली गई थी। जैसे ही वो लोग चले गए थे, उनके जाने के बाद मैंने सुनील से सवाल किया कि तुमने ये सब कुछ क्या किया? तो सुनील कहने लगा, दीदी आपने लोगों की शक्ल देखी थी, ये लोग कहीं से भी ढंग के नहीं लग रहे थे। मैं अपनी इकलौती भांजी की शादी इन लोगों के साथ नहीं करूंगा। मुझे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। मैंने सुनील से कहा, पागल लड़के, तुम एक बार मुझसे भी तो पूछ सकते थे, तुम्हें इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? तुमने उन लोगों को बुरा नहीं कहा, बल्कि उन लोगों के सामने अपनी ही भांजी की इंसल्ट कर दी। अब देखो, ये लोग कहीं और जाकर हमारी बेटी के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो फिर हमारे घर पर रिश्ते नहीं आएंगे। सुनील कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी, जैसा आप सोच रही हो। मैंने ऐसा इसलिए किया कि ऐसे घटिया लोग हमारे घर पर दोबारा रिश्ता लेकर ना आ सके। मुझे सुनील की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब जो हो चुका था तो हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई फायदा नहीं था। घर में मेरा भाई और मेरी बेटी सब अजीब अजीब तरह की हरकतें किया करते थे। मैं अब इन दोनों पर कड़ी नजर रखने लगी थी। ये दोनों घर में खूब हंसी मजाक करने लगे थे, तो कभी कभी आपस में 2-2 घंटे बैठकर बातें करते थे। मामा भांजी में कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई थी। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच में मैं नैना के लिए एक और रिश्ता देखना शुरू कर दिया था और मैंने अपने भाई को कहा था, अगर लड़के में कोई कमी दिखे तो मुझे बताना। लोगों के सामने तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इतना नहीं जानते हो कि ऐसा करने से तुम्हारी भांजी की ही बदनामी होगी और इस तरह से तुम्हारी भांजी के लिए रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। इस बार मैंने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढा था उसमें से कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़का बहुत कम उम्र का था, दिखने में भी हैंडसम था, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी और अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता बैंक में नौकरी करते थे और लड़के वालों को मेरी बेटी बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी नैना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने जब अपने भाई की तरफ देखा, अब तो वो कोई गलती नहीं निकाल सका। सुनील चेहरे से बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। लड़के वालों ने कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है, हम जल्द से जल्द मंगनी करना चाहते हैं और जल्द से जल्द शादी भी कर देंगे। आपकी बेटी को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। बस एक बार आप हमारे घर आकर सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद सारी बातें बैठकर कर ली जाएगी और शादी की डेट भी फिक्स कर ली जाएगी। मैंने भी कह दिया था कि हम 2-3 बाद आप लोगों के घर पर आ जाएंगे। जब वो लोग हमारे घर से चले गए तो मेरा देवर कहने लगा, हम यहाँ भी रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने सुनील की तरफ हैरान होकर देखा, जैसे कि वो मेरी बेटी की शादी कहीं और होने ही नहीं देने चाहता। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे, क्या खराबी है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने तो अपने भाई से और अपनी बेटी से दोनों से कह दिया था कि शादी तो वहीं पर ही होगी। दोनों मेरी इस बात पर खामोश हो गए थे। मैंने उनकी इस खामोशी को हाथ समझ लिया था। मैं लड़के वालों के घर जाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने नैना के लिए एक अच्छा सा सूट भी निकाल कर रखा था और खूब सारी तैयारी भी कर ली थी,
लेकिन जब 2 दिन बाद हमें उनके घर पर जाने के लिए निकलना था तो घर में ना तो सुनील था और ना ही नैना। दोनों ही घर से ये कहकर निकले थे कि दोनों लड़के वालों की फैमिली के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उन दोनों को मार्केट गए हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे। अभी तक वो घर पर वापस नहीं आए थे। दोपहर के 3 बज चुके थे और खाने का टाइम निकला जा रहा था। मैं सुनील को फोन कर रही थी तो फोन रिसीव ही नहीं कर रहा था, और जब कहीं जाकर थोड़ी देर बाद फोन रिसीव करता तो कह देता कि हम लोग आ रहे हैं, बस रास्ते में ही है, ट्रैफिक लग रहा है, इसी वजह से हमको देर हो रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और मेरी बेटी का नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। बार बार दोनों का नंबर ट्राई कर रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शाम के 4 बज चुके थे और अभी तक मेरे भाई और मेरी बेटी का कोई पता नहीं था। लड़के वाले बार बार कॉल कर रहे थे कि आप लोग आ रहे हो या नहीं। मैं उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देती कि बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। मुझे उन लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। जब रात के 8 बज गए तो दोनों मामा भांजे हंसते हुए घर में दाखिल हो रहे थे। मुझे दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने कहा, तुम दोनों को गए हुए पूरे 8 घंटे हो गए हैं। मेरा भाई कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि ये क्या बदतमीजी लगाई हुई है, कहाँ थे तुम दोनों अभी तक। मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। मेरी बेटी तो खामोश खड़ी थी, लेकिन सुनील कहने लगा, दीदी आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे उस घर में अपनी भांजी का रिश्ता नहीं करना। मैंने कहा, क्या मुसीबत है, सब कुछ तो ठीक है, घर परिवार, लड़का, उसके माता पिता, उसकी नौकरी, तो तुम्हें अब क्या परेशानी है, अब किस बात की कमी निकालोगे। इस पर सुनील ने कहा कि ये लड़का कितना ही अच्छा बन जाए, लेकिन मुझे अपनी भांजी की शादी इस लड़के से नहीं करानी है। नैना की मुझे किसी से भी शादी नहीं करानी। और ये कहकर वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए। मेरे भाई ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और कभी वो मेरी मर्जी के खिलाफ भी नहीं गया था। फिर आज उसको क्या हो गया था। मैं सारी रात जागती रही और परेशान थी, न जाने ये लोग आपस में क्या खिचड़ी बना रहे हैं। एक दिन मैंने नैना से कहा कि तुम मेरे कमरे से जाकर सो जाओ, मुझे आज तुम्हारे कमरे की सफाई करनी है। नैना मेरे कमरे में जाकर सो गई थी। मैंने नैना जैसा सूट पहन लिया था और उसके कमरे में जाकर बेड पर लेट गई थी। मैं ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मेरे जाने के लगभग 1 घंटे बाद सुनील भी नैना के कमरे में आ गया था और उसने अंधेरे में मेरे करीब आकर कहा, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी सो गई हो? आज तो बहुत सारा काम करना है। मैं ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि जैसे मैं जाग गई हूँ, लेकिन मैंने अपना चेहरा ढका हुआ था और कमरे में अंधेरा भी था, जिस वजह से मेरा भाई मुझे पहचान नहीं सकता था। सुनील कहने लगा, अभी सिर्फ 24 घंटे ही बाकी है, फिर हमें किसी से भी डरने की या छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे और दीदी भी हमें नहीं रोक पाएंगे। आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम कितने खुशनसीब हो सकते हैं। मैं तो अपने फ्यूचर के सपने भी देखना शुरू कर दिए हैं और तुम देखना, शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत आसान और हसीन हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आखिर मेरा भाई ये किस तरह की बातें कर रहा था, वो भी अपनी बेटी जैसी भांजी के साथ। वो कहने लगा, तुमने अपनी शादी के कपड़ों का इंतजाम तो कर लिया है ना? ऐसा ना हो कि आखिरी टाइम पर तुम मुझे शॉपिंग कराने की जिद करने लगो। मैंने तो अपनी शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। जैसे ही सुनील ने ये बात की, मैं झटके से उठ गई और मैंने लाइट ऑन कर दी और अपने भाई के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और उससे कहने लगी कि तुम ये किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। तुम किसी से शादी करना चाहते हो तो तुम किसी शादी पर कपड़े पहनने की बात कर रहे हो। ये सब तुम क्या कह रहे हो सुनील, बताओ मुझे। आज मैं सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। मेरे शोर की आवाज़ सुनकर नैना भी वहां पर आ गई थी और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मामा को मत मारो, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं अपनी बेटी से चिल्लाते हुए कहा, हाँ बताओ, तुम क्या बताना चाहती हो और क्या समझाना चाहती हो। लेकिन जैसे ही मुझे सुनील और नैना ने बातें बताना शुरू कर दी, मेरे कदमों तले से तो जमीन ही निकल गई थी। पहले तो सुनील ने बताया कि मुझे हमारे गाँव में एक रहने वाली लड़की से प्यार हो गया है, जिस गांव ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, जिन लोगों का जिक्र आप इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तो और सरला भाभी का जवान बेटा सोहम। नैना उससे प्यार कर बैठी और उसी के साथ शादी करना चाहती है। अब ये कोई इत्तेफाक था या कुछ और, जो हम दोनों आपसे ही नफरत करने वाले लोगों से प्यार कर बैठे। जब मैं एक आदमी के घर पेंट करने गया था, वहां पर वो आई हुई थी। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था और इसी तरह से हम दोनों का प्यार बहुत गहरी मोहब्बत में बदल गया था। और सरला भाभी के बेटे सोहम की मुलाकात नैना से उसके कॉलेज में हुई थी। उसकी दोस्ती भी मोहब्बत में बदल गई थी। अगर हम आपको ये बात बता देते तो शायद आप हमारी बात को नहीं मानती। इसीलिए हमने शादी करने का फैसला कर लिया था और यही बातें हम एक दूसरे से काफी घंटे तक बैठकर करते थे।
थे कि क्या करना है, कैसे करना है, और मैं अपने और नैना की शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रहा था। और वो दोनों भी जानते थे कि उनके परिवार वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए हम चारों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आप सबको ये बात पता चल जाएगी तो आप लोग हमें माफ़ कर दोगे। दीदी, हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए थे। हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए मैं कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था और नैना का रिश्ता कैंसिल कर दिया करता था। नैना कहने लगी, मम्मी, मामा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामा ने हमेशा मेरा साथ दिया था। क्या आप नहीं चाहती थी कि मामा की शादी भी उनकी मर्जी से मुताबिक हो जाए? और क्या आप ये नहीं चाहती थी कि हम अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजारें, अपने मनपसंद शख्स के साथ शादी करें? मेरी बेटी और मेरे भाई ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए। आपको ये सब सुनकर बहुत दुख होगा कि कल हमारी शादी है। नैना कहने लगी, माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि मेरे इस दुनिया में पिता नहीं है, लेकिन पिता, दोस्त और भाई जैसे मामा मुझे भगवान ने दिए हैं। इसीलिए हम एक दूसरे की मदद करते थे। हमने एक दूसरे की मर्जी से लाइफ पार्टनर पसंद किया। गांव का माहौल अब बहुत बदल गया है क्योंकि सरला आंटी को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। सब सुधर गए हैं। कोई भी आपको वहाँ कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पहले लोग आपकी लाचारी का फायदा उठाया करते थे। अब तो हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। इसलिए किसी की मजाल नहीं कि कोई मेरी माँ पर उंगली उठा सके। और आपकी बेटी इतनी हिम्मत वाली हो गई है कि वो अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ बदतमीजी करने वाले के हाथ पैर अच्छे से तोड़ सकती है। सुनील कहने लगा, हाँ दीदी, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। सरला भाभी का बेटा सोहम बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का है। वो अपने शहर में ही नौकरी करता है, अच्छा कमाता है। उसके माता पिता दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब हमारी नैना को वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और मुखिया की बेटी की उम्र मेरी ही जितनी हो गई है। मुखिया जी के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने आज तक उसकी शादी नहीं की, इसीलिए मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझसे प्यार करती है। इनकी बातें सुनकर तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। वो दोनों तो मेरे कदमों में बैठ गए थे और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए थे और कहने लगे, प्लीज मान जाओ, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। हम उन दोनों के बिना खुश नहीं रह पाएंगे। मैंने उन दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी की कोई परवाह नहीं? तुम लोगों के खातिर ही तो उस गांव से निकलकर यहाँ पर आ गई थी और तुम दोनों की वजह से ही मैं दूसरी शादी भी कभी नहीं की थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों के हवाले कर दी थी। क्या अब मैं तुम दोनों के लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? ठीक है, शादी अब कोर्ट मैरिज के तरीके से नहीं बल्कि इज्जत के साथ होगी। तुम दोनों की शादी मैं ही करवाऊंगी। तुम्हें कोर्ट मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं। वो दोनों रोते हुए मेरे गले से लग गए। मैंने उन दोनों को बहुत प्यार किया था। आखिर मेरे लिए मेरा भाई और मेरी बेटी ही सब कुछ थे। इसीलिए मैंने अपनी सारी खुशियां उन पर कुर्बान कर दी थी। और जिस गांव की बात हो रही थी उस गांव से मुझे बड़ी बेइज्जती मिली थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है और ये बात काफी सालों पुरानी है, तो मैं भी इस बात को भूलना चाहती हूँ। मैं गांव गई और मुखिया की बेटी से अपने भाई के लिए रिश्ता मांगने चली गई। और दूसरी तरफ सोहम के माता पिता तो मर चुके थे, लेकिन उसकी एक कुंवारी बहन रह गई थी। वो अपनी बहन को लेकर हमारे घर पर आ गया था और उसने नैना का रिश्ता मांग लिया था। और फिर एक ही दिन में मैंने अपनी बेटी को विदा कर दिया और दूसरी तरफ अपनी भाभी को घर ले आई थी। अब दोनों बहुत खुश हैं और अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं। मेरी खुशी तो मेरे भाई और मेरी बेटी में ही थी, इसीलिए मैंने पुरानी सारी बातों को खत्म कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।